वेलकम वंस अगेन क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इसमें कुछ हम एडेप्टेशंस भी देखते जाएंगे साथ साथ में। देखिए, जो टेम्परेचर है वो इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है इकोलॉजी में। अब सबसे पहले जो अगर आपको ऑप्शन में इस तरह से आता है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, तो आप लिखेंगे टेम्परेचर या लाइट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लाइट या टेम्परेचर। और जो सेकंड जो इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है वो है वाटर, जो हम नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ते हैं। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। तो दोनों जो है कम्प्लीटली जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे लाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या इफ़ेक्ट जो है टेम्परेचर का वो पड़ता है एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल टॉलरेंस के बेसिस के ऊपर जो हमारे एनिमल्स हैं वो दो तरह के हैं, एक है यूराइथर्मल और दूसरे है स्टीनोथर्मल। अब देखिए डेफिनेशन हम यहाँ पे समझेंगे। यूराइथर्मल एनिमल्स होते हैं विच कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, विच कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर नोन एज यूराइथर्मल ऑर्गेनिजम्स। और इसमें हमने एग्जांपल लिखे हैं लाइक मैन, हमने लिखा है काऊ, डॉग्स, इस तरह से हमने लिखे हैं। और स्टीनोथर्मल होते हैं विच कैन टॉलरेट ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब यानी बोलने का जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाते हैं वो होते हैं यूराइथर्मल एनिमल्स, और जो सिर्फ एक नैरो रेंज को टॉलरेट कर पाते हैं वो होते हैं स्टीनोथर्मल एनिमल्स। यानी कि यूराइथर्मल एनिमल्स वाइड रेंज बोलने का मतलब है जो 0 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर जाएंगे, और यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं इसलिए जो 0 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर जाएंगे और 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी वो सर्वाइव करेंगे। यानी कुछ ना कुछ जो है अपना जुगाड़ करके बॉडी का किसी भी स्ट्रक्चर में जुगाड़ करके वो उस टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करेंगे। दीज आर नोन एज यूराइथर्मल विच कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज। वाइड रेंज कितनी, 0 से 50 तक जा सकती है, वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन उसी के अपोजिट जो है वो दूसरे हैं स्टीनोथर्मल विच कैन टॉलरेट ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि वो 10 से 20, 20 से 30 इतना जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा फ्लक्चुएट कर दिया टेम्परेचर, आपने बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। डिलीट का मतलब आप समझते हैं वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो अब ये जो यूराइथर्मल एनिमल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, जो एक वाइड टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। उसी तरफ स्टीनोथर्मल एनिमल जो सिर्फ एक नैरो रेंज को टॉलरेट कर रहे हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर आप दूर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो वहीं पे उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे उनका स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से हम इसको समझेंगे। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने जब कॉपी पे लिखना तो यही चिपका नहीं देने आप लोगों ने, हेडिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपने जो समझाया गया आपको उसको ध्यान से सुनना है, बार बार वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना है इसको। और जो आपको नोट्स बनाने हैं डिफरेंट बुक से, जिस भी बुक से आपको अच्छा लगता है उस बुक से आपने नोट्स बनाने हैं, ताकि जब आप फर्दर आप फ्यूचर में रिवाइज करें तो आपको ऐसा ना लगे हम टॉपिक ही लिखे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप सेल्फ नोट्स बना लोगे, जैसे भी आप बनाते हो या ज़्यादा आप एलोबरेट करके लिखते हो या शॉर्ट में लिखते हो, जैसे भी आप बनाते हो, तो फर्दर जब फ्यूचर में रिवाइज करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से बनाने, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको चिपका लेते हैं इस तरह से आपने नहीं करना है। प्लीज़ ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आगे देखिए, आगे हम टेम्परेचर की बात करें एनिमल्स के ऊपर तो इंसिस्टमेंट होता है। जैसे ये होता है फॉर एग्जाम्पल अमीबा, और जैसे यूग्लिना हो गया, इस तरह के ऑर्गेनिज्म में वो क्या करते हैं अपनी बॉडी को राउंड ऑफ कर लेते हैं। कब करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी। फूड, लाइट, एयर, वाटर, ये जो है वो उनके फेवरेबल को इसमें प्रेजेंट एबायोटिक फैक्टर जो है वो उनके अकॉर्डिंग टू उनके फेवर में नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन जब आ जाएगी तब ये क्या करेंगे, तब अपनी बॉडी को इंसिस्टमेंट इसमें जाएंगे और अब सबसे पहले अपनी बॉडी को राउंड ऑफ करेंगे और यहाँ पे हार्ड लेयर जो है वो फॉर्म करेंगे। इसी हार्ड लेयर को हम सिस्ट बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को हमने इस इंसिस्टमेंट हम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, फेवरेबल कंडीशन यानी लाइट, वाटर, टेम्परेचर सब कुछ उनको नॉर्मल हो जाएगा, फेवरेबल उनको हो जाएगा, तो सिस्ट वॉल जो है वो यहाँ से ब्रेक होगी और
अमीबा और यूग्लिना जैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको लीड करेंगे। तो इस तरह से टेम्परेचर या लाइट का इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। थर्मोटैक्सिस देखिए क्या होता है। थर्मोटैक्सिस होता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हीट से जो है अपने जो प्रे है जिसको वो शिकार करते हैं उसे पता लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेटल स्नेक हो गया, जैसे वो अपने शिकार जो है उसके ऊपर अटैक करते हैं तब उनकी जो बॉडी से हीट निकलती है उसके थ्रू वो पता लगाते हैं। ठीक है, अगर आप नेशनल ज्योग्राफी के डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हो तो आपको ईजिली जो है वो समझ में आ जाएगा। आगे देखिए पीरियोडिक एक्टिविटी। पीरियोडिक एक्टिविटी मतलब इसमें कुछ एक एनिमल्स होते हैं दे बास्क इन द सन, दे बास्क इन द सन। जैसे फॉर एग्जांपल रेटल स्नेक है, उसने कुछ चीज़ उसने खा ली, उसने शिकार किया, ठीक है, शिकार किया, उसके बाद वो मज़े से आराम से धूप में बैठता है और सन में बास्किंग करता है ताकि उसका जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, दैट इज़ पीरियोडिक एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ठीक है, और देखिए आगे थर्मल माइग्रेशन। थर्मल में सर टेम्परेचर और माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो ये ज़्यादातर होता है बर्ड्स और फिशेस में। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे, आगे भी आएगा ये टॉपिक और ये अच्छे से समझने वाला है इस यूनिट में। ठीक है, या इस चैप्टर में। देखिए थर्मल माइग्रेशन जब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो ये बर्ड्स और फिशेस में देखने को मिलता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं यानी माइग्रेट करते हैं। हम माइग्रेट कब करते हैं? जब हमें ज़रूरत हो, जब हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तब हम माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स और फिशेस ऐसा क्यों करते हैं? बर्ड्स और फिशेस ऐसा क्यों करते हैं? देखिए अगर उन्हें 2 सीज़न को इंजॉय करना है तो वो अर्थ के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे या एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे ट्रैवल करते हैं विदाउट एनी वीज़ा पासपोर्ट, वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ताकि वो 2 सीज़न को एंजॉय कर सके। या मान लो एक जगह के ऊपर खाना ख़त्म हो गया है, दूसरी जगह पे एबंडेंस में फूड जो अवेलेबल है, तब भी वो वहाँ पे माइग्रेट करेंगे। और हर साल इस तरह से हज़ारों जो हैं वो पक्षी जो हैं वो माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं। जैसे राजस्थान का एक नेशनल पार्क है आर्कटिक टर्न साइबेरियन बर्ड, आपने सुना होगा। वो जो है वो माइग्रेट, वो हमारे लिए मेहमान होते हैं। ठीक है, वो दूसरे कंट्री से आते हैं, यहाँ की सीज़न को एंजॉय करते हैं और वापस जो है वो वापस अपने घर पे चले जाते हैं। फिर अगले साल फिर वही सीज़न आएगा। सीजनल चेंजेस होते रहेंगे ना। टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। एक जगह टेम्परेचर कम हो गया, दूसरी जगह ज़्यादा हो गया, दूसरी जगह ज़्यादा हो गया, एक जगह कम हो गया। तो अगर उन्हें टेम्परेचर लो टेम्परेचर जो है उसको एंजॉय करना है तो वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, और अगर उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर वाली कंडीशन वो एंजॉय करनी है तो वो वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे। इसलिए बर्ड्स और फिशेस जो है वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पे जाना, एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाना, दैट इज़ नोन एज माइग्रेशन। फिशेस भी इस तरह से करती हैं, दीज आर माइग्रेटरी फिशेस। देखो अब यहाँ पे भी हमने फिशेस का एग्जांपल रखा है स्टीनोथर्मल में। देखिए ये फिशेस होंगी आइदर दे आर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, या तो वो केवल और केवल फ्रेश वाटर में ही रहेंगी। ठीक है, आप मरीन में लेके जाओगे तो उनको वो उसके अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट उसको वो टॉलरेट नहीं कर सकती और यहाँ पे उनकी डेथ भी हो सकती है। और मरीन वाटर आप उसको फ्रेश वाटर में नहीं रख सकते, कुछ ऐसे एग्जांपल है। और यहाँ पे फिशेस होंगी, ये होंगी माइग्रेटरी फिशेस। ऐसा भी हो सकता है वो ज़्यादा टाइम अपना फ्रेश वाटर में बिताएं और कुछ टाइम इंजॉय करने के लिए वो सी वाटर में चले जाएं। और ऐसा भी हो सकता है वो ज़्यादा टाइम अपना सी वाटर में बिताएं और कुछ टाइम माइग्रेट वो हो जाए फ्रेश वाटर में, यानी कि वो टॉलरेट then they are eurythermal, they can tolerate wide range of that is temperature, but यहाँ पे जो कंडीशन है उसको वो टॉलरेट कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइग्रेटरी फिशेस हैं और ये यहाँ पे आइदर फ्रेश वाटर हैं या तो मेरीन वाटर है। अब ऐसा क्यों करते हैं ये, तब वो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। माइग्रेशन जब एडेप्टेशन करेंगे पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना सा हम देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा बता दिए। माइग्रेशन जैसे बर्ड्स और फिशेस में ही होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। इस टॉपिक को आपको एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से थोड़ा याद कर लेंगे आगे जाके। ठीक है, थोड़ा आगे जाके देखिए थर्मो रेगुलेशन और होम्योस्टेसिस क्या होता है। थर्मो रेगुलेशन when they regulate the temperature of the body. होम्योस्टेसिस यहाँ पे क्या, होम्योस्टेसिस मतलब अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको वो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। ठीक है, दे रेगुलेट द टेम्परेचर, ये होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। दे आर एबल टू डू दिस
तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर ज़्यादा गर्मियाँ होगी तो ज़्यादा पसीना आएगा, ज़्यादा पसीना स्वेटिंग होगी, ज़्यादा इवेपोरेशन होगी एंड इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। होम्योस्टेसिस ये एक ही चीज़ है कि अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट रखते हैं। ज़्यादा अगर गर्मी सर्दी हो जाएगी तब क्या करेंगे, हमारी बॉडी शीवर करती है। इरेक्टर पिलाई घूस फ्लैश आपने सुना होगा, ठीक है, उसके थ्रू हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन होता है ड्यूरिंग विंटर्स। और यहाँ पे जैसे थिक फर जो है वो प्रेजेंट होती है, कुछ एनिमल्स के केसेस में फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो इंसुलेटिंग का काम करते हैं। ठीक है, वो इनको विंटर सीजन, जैसे विंटर सीजन आ गया उसमें अंदर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एंड वो किस में होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में नहीं होगा, वो एस्टिवेशन में चले जाएंगे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जैसे हाइबरनेशन में चले जाएंगे, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे साल में गर्मियाँ भी आएंगी, सर्दियाँ भी आएंगी, तो हम अपने इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग सर्दियाँ होंगी तो उसके अकॉर्डिंग भी हम मेंटेन कर सकते हैं ड्यू टू शिवरिंग, हमने बोला। इरेक्टर पिलाई जिसको हम गूस फ्लैश भी बोलते हैं वो बोला। और जब समर्स होंगी तो शिवरिंग के थ्रू जो है हम अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो उसको समर्स जब होंगी तब हम स्वेटिंग के थ्रू जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेरियस एनिमल्स। हम एग्जांपल थोड़े और भी आगे डिटेल में लेने वाले हैं। ठीक है, ये इतना मतलब आपको इस तरह से करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितना लिखना है और क्या क्या एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ के यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट। जैसे अडेप्टेशन आ गई, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो कैसे अडेप्ट करेंगे, कम टेम्परेचर हो गया तो कैसे अडेप्ट करेंगे। ठीक है, वाटर एक्वाटिक एडेप्टेशन क्या है, आगे जब आएगा, जब बिल्कुल प्लेंटी ऑफ वाटर होगा तब कैसे अडेप्ट करेंगे, जब बिल्कुल पानी की कमी हो जाएगी तब कैसे अडेप्ट करेंगे। तो सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे अडेप्टेशन में। ठीक है, और इंडिया जो है वो आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डेजर्ट भी हैं, बर्फ़ भी है, सब कुछ है यहाँ पे। अगर मान लो कोई फॉरेन में भी टॉपिक पढ़ाएगा तो वो इंडिया का अगर एग्जांपल देगा तो वो बेस्ट एग्जांपल रहेगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे कि जब डेजर्ट है तो वहाँ पे कैसे प्लांट पाए जाते हैं और वो कैसे उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है। और अगर वहाँ पे आइज़ अगर पड़ी है तो वहाँ पे कैसे एनिमल्स रहते हैं, कैसे प्लांट्स वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने कैसे अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। ठीक है, अडेप्टेशन हम वर्ड इसका मीनिंगफुल हम मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे उसको अच्छे से। अडेप्टेशन होता क्या है, ठीक है, इसका मीनिंगफुल हम ये देखेंगे। देखिए प्लांट्स के ऊपर कैसे असर पड़ता है, मेटाबॉलिज्म इनका ज़्यादा हो जाएगा, वो तो एनिमल्स के केस में भी हो जाएगा ज़्यादा। एंजाइम जो है वो अच्छे से काम करेंगी और मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो जाए तो टॉलरेट नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म भी, एंजाइम जो है उनका एक्शन भी अच्छे से हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन, देखो ट्रांसपिरेशन अगेन टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगी। अब ज़्यादा ही टेम्परेचर हो जाए तो स्टोमाटा एकदम से क्लोज हो जाते हैं कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी से लॉस ना कर सके। ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है। मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड वाटर अपटेक, अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन जो है, वाटर अपटेक जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर देखो कम टेम्परेचर होगा, जब सर्दी ज़्यादा होगी तो मिनरल्स वो क्लॉग रहते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, धूप निकलेगी तो मिनरल अपटेक जो है वो भी बढ़ना जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे आपने ही पढ़ा है जाइलम के थ्रू, जाइलम फ्लोइम, वस्कुलर टिश्यू फ्लोइम के थ्रू फूड ट्रांसफ़र होता है, जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसफ़र होता है। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये टिश्यू काम करते हैं। वनलाइजेशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो जर्मिनेट करते हैं लो टेम्परेचर, तो वो इनका इफेक्ट हो गया। जैसे एग्जांपल हम -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन मीडियम के ऊपर, इसी को हम वनलाइजेशन बोलते हैं। जब हम कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, चिल्ड ट्रीटमेंट हम देते हैं, -196 देखो बहुत कम टेम्परेचर और लिक्विड नाइट्रोजन के ऊपर रखते हैं इसको। कुछ एक सीड जो है वो इस तरह से जर्मिनेट होते हैं इसलिए। तो देखो इस एग्जांपल को हम याद रखेंगे, इन दोनों वर्ड्स को याद रखेंगे, इसको हम और भी यूनिट्स में हम यूज़ करने वाले हैं, इसका अच्छा से एग्जांपल हम देखने वाले हैं। अच्छा, अब हम इसमें एक चीज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखिए स्प्रिंग टर्न ओवर क्या होता है। स्प्रिंग टर्न ओवर, उससे पहले हमने समझना पड़ेगा कि देखो जैसे मान लो ये लेक है, झील है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे इसके दो रीज़न है, ऊपर वाला जो रीज़न है दैट इज उसको हम बोलेंगे एपिलेम्नियन, और जो नीचे वाला रीज़न है उसको बोलेंगे हाइपोलिम्नियन, इसी तरह से बोलेंगे, ठीक है।
लिमनियन, देखो वर्ड जो है अब ज़्यादा याद करना आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एपी मतलब ऊपर, एपिलिमनियन लेक का ऊपर वाला हिस्सा, और हाइपोलिमनियन लेक का नीचे वाला हिस्सा। इन दोनों को जो डिफ्रेंशिएट करता है वो दैट इज बीच में आ जाएगा थर्मोक्लाइन। चलो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है, देखो अब एक ईयर में बहुत सारे सीज़न आते हैं, आपको पता है, सबको पता है। समर्स आती हैं, विंटर्स आती हैं। यहाँ की हम बात करें, कहीं की जगह पे यहाँ पे समर है तो कई जगह पे विंटर होगी, लेकिन इस तरह से होता है। यहाँ पे विंटर है तो कहीं जगह पे समर होगी, इस तरह से होता है। लेकिन लेक्स में क्या होता है, वैसे ही लेक्स में चलेगा, ठीक है। मतलब साल में जहाँ भी कहीं भी अर्थ के ऊपर, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करेगा एक साल में। जैसे समर हो गया कहीं पे, जैसे मान लो अगर समर सीज़न है तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। नीचे आप जाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। जो सूर्य की किरणें हैं, जो सनलाइट है, वो नीचे तक इतनी थोड़ी ना पहुँच पाएंगी। वैसे ही विंटर, अगर मान लो कुछ लेक ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऊपर सिर्फ बर्फ़ जमी है, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसके नीचे थोड़ा कम होगा, 4, 3, मतलब ये है तो ठंडा ही है 3-4 डिग्री से, लेकिन इससे कंपैरिजन में थोड़ा गर्म है। तो इस तरह से जो है साल में चलता रहता है। इसी को हम स्प्रिंग टर्न ओवर बोलते हैं। स्प्रिंग सीज़न टर्न ओवर जब लेता है, समर आएंगी, विंटर आएंगी, तो उससे क्या होगा कि सारा जो पानी है वो शफल होगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, इस तरह से शफल होगा। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिक्स होंगे। न्यूट्रिएंट जब मिक्स होंगे तो वहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू जो है लेक की बढ़ जाएगी। उससे जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स पिछली वीडियो में बताया था क्या है, एक जो है वो ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं विच डू फोटोसिंथेसिस। फाइटोप्लैंक्टॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिज्म है विच डू फोटोसिंथेसिस। उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। उनके ऊपर जू प्लैंक्टॉन्स जो हैं वो डिपेंड होते हैं, ठीक है, ये भी बोला था पिछली वीडियो में। जू प्लैंक्टॉन्स के ऊपर फिशेस जो है वो डिपेंड होती है। तो ऐसी लेक है जहाँ पे न्यूट्रिशन साइकिल जो है ये स्प्रिंग टर्नओवर चलता रहे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ अच्छी होती रहे, तो जू प्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी। जू प्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ अच्छी होगी तो जो आपकी फिशेस हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, ठीक है। दिस इज स्प्रिंग टर्न ओवर, ये आप याद रखेंगे। पहले आप ये याद रखेंगे कि लेक्स को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऊपर वाला एपिलिमनियन और नीचे वाला हाइपोलिमनियन। अब सर्दियाँ गर्मियाँ सर्दियाँ इस तरह से चलती रहती हैं, तो टेम्परेचर जो है वो बाहर चेंज हो रहा है, पानी में भी चेंज हो रहा है। पानी में जब चेंज होगा तो पूरा साइकिल जो है वो वहाँ पे चेंज होगा, तो न्यूट्रिएंट जो है वो मिक्स होते रहेंगे। एक जैसा रहेगा तो फ्रीज है तो फ्रीज का फ्रीज ही रह जाएगा, गर्म है तो गर्म का गर्म ही रह जाएगा, इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब सीज़न चेंज होते हैं तो स्प्रिंग जो है वो एक टर्न ओवर लेता है। उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है किसी भी लेक की बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है वो है वाटर। ओके, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है हमारा वो है वाटर, एंड दिस इज सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। सेकंड इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। अब देखिए ऑप्शन में अगर आपसे पूछा गया है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, ऐसे तो सारे ही हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। बायोटिक फैक्टर एबायोटिक के ऊपर और एक एबायोटिक जो है वो एक दूसरे के ऊपर। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा लाइट नहीं है तो आपको मिलेगा टेम्परेचर। वैसे टेम्परेचर, ठीक है, इंडिपेंड एक दूसरे के। और अगर सेकेंड पूछा गया है तो ऑप्शन में आपको मिलेगा वाटर, आप वाटर को टिक करेंगे, ठीक है। अब वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। कहीं कुछ ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत कम जो है वो बारिश हो रही है, ना के बराबर हो रही है। सूखा पड़ा है जिसको हम डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हम 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉरेस्ट है, एक ग्रासलैंड है, एक डेजर्ट है। छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अच्छी खासी धूप निकल रही है, लश ग्रीन फॉरेस्ट, वहाँ पे उसको हम फॉरेस्ट बोलेंगे। जहाँ जंगल बनेगा, जहाँ पे थोड़ी कम बारिश हो रही है वहाँ पे वो बनेगा ग्रासलैंड। वहाँ पे छोटे छोटे ट्री हर्ब्स और श्रब्स होंगे, बड़े बड़े पेड़ वहाँ पे ना होके छोटे छोटे हर्ब्स और श्रब्स होंगे। जहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर बारिश हो रही है वो होंगे डेजर्ट, रेगिस्तान, ठीक है। ये भी आपकी बुक में दिया गया है, ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लिखना होगा तो लिख लेना, ठीक है, नहीं तो मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे। अब मैंने फिर से बोल रही हूँ, यही नहीं चिपका देना है, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग भी करनी है और बाकी बुक से पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो,
अब इंडिया एग्जांपल जो है, फिर से अगेन मैं वही बोल रही हूँ, अच्छा है समझने के लिए। कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे बर्फ़ पड़ी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और सबसे ज़्यादा बारिश जो है इंडिया में जो जहाँ पे होती है वो कौन सा है? दैट इज़ मैसिनराम। पहले था चेरापूंजी, चेरापूंजी अब नहीं है, कौन सा है? मैसिनराम, विच इज़ लोकेटेड इन द स्टेट मेघालय इन द खासी हिल्स। बाकी सारा सेम है, चेरापूंजी भी स्टेट मेघालय में खासी हिल्स में ही है। अब नया जो आपका एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो है मैसिनराम इन स्टेट मेघालय एंड इन खासी हिल्स। ओके, अब देखो वाटर इतना समझ लिया हमने। वाटर सेकेंड इंपॉर्टेंट मोस्ट एबायोटिक फैक्टर कैसे डिवाइडेड है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड द डेजर्ट। और दूसरा सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? गूगल पे आप एक बार फिर से सर्च कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वाटर जो है, अब हम बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी के बेसिस के ऊपर 3 तरह के जो हैं बॉडीज़ पाई जाती हैं। एक इनलैंड वाटर बॉडीज़ हैं, फ्रेश वाटर। यहाँ पे जो है लेस देन सैलिनिटी होती है लेकिन लेस देन 5% होती है। सी वाटर की बात करें, खारा पानी जिसको हम बोलते हैं, समुद्र का पानी, वहाँ पे सैलिनिटी जो होती है वो 30 to 35% इतनी होती है। हाइपर सेलाइन मतलब बहुत ज़्यादा, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे 100% के नियर अबाउट जो है वो सैलिनिटी होती है। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है। इनलैंड वाटर बॉडीज़ सैलिनिटी कितनी होगी? 5% से कम होगी। दूसरी है सी वाटर, कितनी होगी सैलिनिटी? 30 to 35%। और तीसरी जो है वो है दैट इज़ हाइपर सेलाइन लगून्स, वहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, सी वाटर से भी ज़्यादा होगी, नियर अबाउट 100% यहाँ पे होगी। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे एक्वाटिक एडेप्टेशन इन एनिमल्स एंड वाटर की एडेप्टेशन कैसे होती है। एक्वाटिक एनिमल जो है उन्होंने कैसे अडेप्ट किया है अपने आप को, जो पानी में रहते हैं एनिमल्स, और एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं उन्होंने कैसे अडेप्ट किया है अपने आप को, ठीक है। अडेप्ट का मतलब आप समझ के ढालना, लेकिन अच्छी सी डेफिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे क्या होती है। देखो आपके एडेप्टेशन क्या होता है, जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हो, वहाँ पे जाके आप सबसे पहले अडेप्ट करते हो, ठीक है, अडेप्ट करते हो। अगर आपने अडेप्ट कर लिया फिर आपके चांसेस हो जाते हैं कि आप सर्वाइव करेंगे, ठीक है। अगर आपने अडेप्ट ही नहीं किया तो आपके क्या चांसेस है वहाँ पे सर्वाइव होने के? फिर तो आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, फिर तो आप उस जगह से भागेंगे। तो यही जो है मीनिंग है वो अडेप्टेशन का है। लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे? देखो, एडेप्टेशन कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, इज़ एनी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या? किसी ऑर्गेनिज्म का, ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आपका है, किसी एनिमल का है, किसी प्लांट का है। एट्रीब्यूट हो सकता है या तो मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, या तो फिजियोलॉजिकल हो सकता है, या तो बिहेवियरल हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब, मॉर्फोलॉजिकल +1 में पूरी यूनिट पढ़ी। मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे आपके एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक कैसे हो गए? आपके आँख, नाक, कान, ये आपके एक्सटर्नल जो है करेक्टरिस्टिक हो गया। प्लांट्स के अंदर तो आँख, नाक, कान नहीं है, वहाँ पे लीव्स और स्टेम्स होंगे। तो इनमें वो कैसे एडेप्टेशन करता है, कैसे अपने आप को इन स्ट्रक्चर का चेंजेस करके, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं उन स्ट्रक्चर का चेंजेस करके कैसे अपने आप को ढालता है, फिर उसके बाद वहाँ पे कैसे सर्वाइव करता है, ठीक है। यानी कि आपको जो बर्फ़ में प्लांट होंगे वो उनके पत्ते कुछ और जैसे होंगे, जो डेजर्ट में होंगे उनके पत्ते ही नहीं होंगे, या तो बिल्कुल रूडिमेंट्री टाइप के होंगे, या बिल्कुल क्यों होंगे, अडेप्ट किया है उसने अपने आप को, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे उसको। या फिजियोलॉजी, या मतलब अंदर का कोई सिस्टम है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। प्लांट का नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो क्या है वो, क्या होगा वहाँ पे? वास्कुलर सिस्टम होगा, जैसे जाइलम फ्लोएम है, तो वहाँ पे उसने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में या कोई बिहेवियरल चेंजेस उसने की है ताकि वो वहाँ पे अडेप्ट कर सके। अगर वो अडेप्ट करने में सक्षम है तो वहाँ पे वो सर्वाइव करने में भी उसके चांसेस होते हैं कि वहाँ पे वो सर्वाइव करेगा। तो दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म, किसी, ये ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। सर्वाइव कर लिया, फिर उसकी सक्सेस कैसे मिलेगी? जब वो रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अगर सर्वाइव नहीं किया तो यहाँ पे अडेप्ट नहीं किया तो सर्वाइव नहीं करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा तो
उसकी जनरेशन रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब उसकी जनरेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको पता है बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं हज़ारों सालों से, कुछ आई कुछ चली गई, ठीक है। वी डोंट हैव डाटा, इतना डाटा नहीं है हमारे पास कि कितनी आई कितनी चली गई। हाँ, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटी से, पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से, ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज़ आई और चली गई। बहुत ने अडेप्ट किया, जो अडेप्ट नहीं कर पाई वो डिलीट होती गई, जो अडेप्ट कर गई वो सक्सेस होती गई, सर्वाइव होती गई, रिप्रोडक्शन की। फिर उन्होंने रिप्रोडक्शन की तो उन्होंने अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाया, ताकि वो हमें आज जो है वो देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ एडेप्टेशंस आर देयर, वी विल स्टडी विद एग्जांपल्स, ठीक है, विद अच्छे से एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे आगे। जो हम अगली वीडियो में टॉपिक देखेंगे दैट इज एक्वाटिक एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। थैंक यू क्लास।